हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बीजगणितीय समीकरण यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे होते क्या है? जैसे हमारी कोई भी सिंपल इक्वेशन होती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे x + 2 = y, या फिर y + √2 = 3, या फिर x + 9 = 4। ऐसी जो भी हमारी इक्वेशन होगी वो सब क्या कहलाती है? हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब देखते हैं एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण हमारा क्या होगा? अच्छा, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है ना, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये जो इक्वल का साइन है। हमने पढ़े तो थे पॉलिनोमियल्स भी। जो हमारे रैखिक पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, वो हमारे ये भी होते हैं ना, x + 4 या फिर y + 9। ये सब क्या होता है? हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आता है। अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे x, y, z, जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं एक दो एग्जांपल, जैसे हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं। 5x + 4 = 9। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? इसमें सिर्फ एक है। और रैखिक का मतलब क्या होता है? जो हमारा चर है यानी कि वेरिएबल है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो हमारे पास ये क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, ऐसी इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं क्लास 7th में, 8th में। ये सभी इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है। जैसे हमारा 2/3 × y + 7 = y/2। ऐसी जो भी हमारी इक्वेशंस होंगी वो सब हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर में इन इक्वेशंस को भी पढ़ेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो थोड़ा एक्सटेंड तो होगा ही हमारा सिलेबस। चलिए आगे देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है एक चर में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? एक ही इक्वेशन में दो चर आ जाएंगे, यानी कि एक चर हमारा x हो गया, दूसरा चर y हो गया, या y और z, दो चर आ जाएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, x + 2y = 3। इसमें x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये क्या हुआ? हमारा दो चर आ गया है एक इक्वेशन में, तो इसे बोलेंगे हम दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में है, तो इसलिए क्या हुई हमारी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। ठीक है, यानी कि जो भी x का मल्टीपल होगा उसे तो हम बोलेंगे a, y के मल्टीपल को b, और c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, यानी कि अचर। a, b, c तीनों ही कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा x का मल्टीपल होगा वो होगा कांस्टेंट a, y का मल्टीपल होगा वो होगा कांस्टेंट b, और c तो अकेला कांस्टेंट है ही। तो हमें कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए, या c की वैल्यू बताइए, या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी कि जो हमें मानक रूप दिया गया इक्वेशन का, क्या? ax + by + c = 0, उसमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसका 2x + 3y = 9.35। ये जो बार होता है इसका मतलब होता है 35 35 35 रिपीट हो रहा है। अभी हमें इस पर गौर भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चेंज थोड़ा ना करना है। ये हमने चेंज कहाँ पे किया था? परिमेय संख्याओं में। यहाँ पे इसे चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देंगे। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें ये लिखना है ए एक्स यानी कि 2x, बी वाई यानी कि 3y प्लस सी लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इक्वल के इधर है उसे इक्वल के दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से जो इक्वल के राइट हैंड साइड में है उसे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। जब ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस साइन के साथ आएगा, -9.35 मोड इक्वल्स टू 0। यही क्या हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो हमारी -9.35 हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -9.35, दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास ए एक्स भी है, सी भी है, लेकिन बी वाई नहीं है, यानी कि बी जो हमारा कांस्टेंट है वो 0 रहा होगा। तो हम इसमें ऐसे ही लिख देते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई, बी की वैल्यू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 इक्वल्स टू 2x। हमें कैसे सॉल्व करना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सभी जितनी भी डिजिट होती हैं वो किधर आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, -2x और 5 यहाँ पे पहले से था इक्वल 0। जो 2x है उसको सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन 2x कैसा है, माइनस का, तो माइनस के 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आंसर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमारी -2 और b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। तो b की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस समझ आए होंगे, ईजी है, आप कर भी लेंगे। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक है और एक कलम यानी कि एक पेन है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से निरूपित कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन, हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें माना नोटबुक की कीमत हमारी कितनी है, x है। ठीक है, और ऐसे ही सेम मान लेंगे, माना पेन की कीमत y है, तब प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें क्या कहा है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। कलम की कीमत y है और नोटबुक की कीमत x है। अगर x y की दुगनी है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं, y में 2 की गुना कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x को इधर लेके आ जाओ, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर -x प्लस 2y, c नहीं है तो प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आंसर। ये क्या हुई हमारी इसका रैखिक समीकरण में निरूपण, जो भी हमें कथन दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये तो हम कर ही चुके हैं। आगे निम्न समीकरण के 4 हल लिखिए। हल करने का मतलब क्या होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि x और y के ऐसे मान रखेंगे जो रख के हमें 7 मिल जाए। अब इसे करने की हमारे पास बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक ही है, तो सबसे पहले हम मान खुद से ही मान लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मानेंगे 4 हल करने हैं तो 4 बार ही मान मानेंगे। x इज इक्वल टू 0, ये क्या किया, माना। ये मान हमने खुद से रखा है, किसी ने दिया नहीं है हमें, हमने खुद से मान लिया कि x की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x की जगह रख दीजिए 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू 7। अब जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, तो इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x और y, यानी कि इसका आंसर क्या आया हमारा 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम सेकंड।
सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कोई ना कोई वैल्यू मान लेंगे और वो वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अभी हमने 0 मानी थी, तो अब मान लो x = 1, माना x = 1। x = 1 किस में रखेंगे, इक्वेशन में। डायरेक्ट रख दूँ, 2 × x की जगह 1 + y = 7। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + y = 7। y = 7 - 2 यानी कि 5। अब यहाँ पे सेम इसी पैटर्न में लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। अब फिर से क्योंकि हमें सॉल्यूशन कितने करने हैं, 4 करने हैं, और हमारे पास आया कितना है, ये दूसरा आया है, तो तीसरा सॉल्यूशन भी करेंगे। तीसरा सॉल्यूशन करने के लिए माना x = 2। हम ज़रूरी नहीं है 0 1 2 3 ही रखें, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। इसमें हमारी कैलकुलेशन 1 2 3 रख के ही इजी हो रही है, तो हम वहाँ पे 1 2 ही रख लिया। डायरेक्ट इक्वेशन में रख देते हैं, 2 × 2 + y = 7, 2 2 जा 4 + y = 7, y = 7 - 3 यानी कि 7 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। तो एक पॉइंट क्या है हमारा, जब हमने y = 2 पुट किया तो x = 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3। तो थर्ड सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे 2 और 3 आ गया। अब फिर से हमें एक और वैल्यू माननी पड़ेगी क्योंकि हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो एक वैल्यू मान लेते हैं हम y = 0। ज़रूरी नहीं हम वैल्यू सिर्फ x की ही माने, y की भी मान सकते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x + y = 7। अब 2x तो 2x ही रहेगा, y की जगह 0 = 7, ये 0 हो गया। 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, तो x = 7/2। एक सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, 7/2। पहले x की वैल्यू रखेंगे, चाहे यहाँ पे हमने माना कुछ भी हो, वैल्यू सबसे पहले x की ही आएगी। 7/2 0। फोर्थ सॉल्यूशन हो गया हमारा ये। तो इस समीकरण के 4 सॉल्यूशन क्या हुए हमारे, 0 7 1 5 2 3 7/2 और 0। ये हमारे इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। इसके अलावा आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही नंबर मानने हैं। तो ऐसे हम देख रहे हैं एक समीकरण के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैंने कराया है सेम आपकी बुक से मैच होगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था तो हम यहाँ पे -1 लेंगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। यहाँ पे -2 ले लेते तो वैल्यू कुछ और आ जाती, तो वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। इसलिए वैल्यू हमारी, क्योंकि इन्फिनेटिव वैल्यू दे रहा है तो हमारी वैल्यू बुक से डिफ़र कर सकती है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जो आपकी वैल्यू आ रही है वो सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, πx + y = 9। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया है क्योंकि कुछ बच्चे ये पाई देख के डर जाएंगे लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल। हम जैसे कर रहे थे वैल्यू में सेम वैसे ही रखनी होती है। अब हमें पता है कि पाई के साथ हम डील नहीं कर सकते, तो हम y की वैल्यू रखते चले जाएंगे। y की वैल्यू सबसे पहले हमने रखी x की वैल्यू 0, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना। चलो रखते हैं, पाई × 0 + y = 9। 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 और 9। एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, y = 0 रख लेते हैं। ये हमने माना है, यहाँ पे भी माना है। y = 0 रख के क्या होगा, πx + 0 = 9। ये 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 9/π। पाई अपोन में आ जाएगा ना, और इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा, 9/π और 0। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। सेकंड सॉल्यूशन आ गया हमारा। थर्ड सॉल्यूशन के लिए रख लेते हैं, माना x = 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते क्या हो जाएगा, π × 1 + y = 9। तो y कितना हो गया हमारा, 9 - π। तो सॉल्यूशन क्या है, 1 9 - π। अब माना x = -1, -1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा,
पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा -पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, -पाई उधर जाके प्लस का वाई इक्वल्स टू 9 प्लस पाई। एक सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन ये था, फोर्थ सॉल्यूशन ये था। तो इसके टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 4 आ गए हैं, 0, 9, 9/पाई और 0 और 1 -9 -1 और -9 पाई -1 और 9 प्लस पाई। ये हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी है 2x - 2y इक्वल्स टू 4 के हल। हमें बताना है कि ये जो हमें दिए हुए हैं ना, ये इसके हल हैं या नहीं है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसकी। ऐसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है, मैंने बताया थी फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के लिए होता है और सेकंड y के लिए। तो जो पहली वैल्यू है वो x की जगह रख देंगे, जो दूसरी वैल्यू है y की जगह रख देंगे। अगर वो इक्वल टू हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। चलिए करते हैं। x माइनस 2y x की जगह एट 2 0, x की जगह रखोगे 2, y की जगह रखोगे 0। कितना आया 2 0 0, 2 - 0 2। क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं। तो यानी कि 2 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, समझ आया? इजी था। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 4 और 0 देखना है इसी समीकरण में। हमें एक ही समीकरण के पूछे ना ये हल है या नहीं। तो 4 और 0 रख देते हैं एट 4 0। x की जगह 4 रखेंगे माइनस y की जगह 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 - 0 यानी कि 4। ये तो 4 के इक्वल है ना, यानी कि ये इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड आ गया। तो 4 और 0 अतः 4 0 समीकरण के हल हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एट 0 - 2। इसको रखिए यहाँ पे, x की जगह 0 रखा, -2 y की जगह -2 इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 4 और 0 + 4 4। ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो यानी कि 0 - 2 भी समीकरण का हल है। ठीक है, यानी कि ये सब क्या हमारे समीकरण के हल है। आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आई होप आपको ये जितना भी आज कराया वो सब समझ आया होगा। और प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद योर क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।